start. In the last session, we have started with the multi-threading concept, and we have seen the things related to how to create multiple threads and how can we achieve synchronization. So we can achieve synchronization now using synchronized methods and synchronized blocks. ठीक है, so इसका एग्जाम्पल आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली. उसके साथ साथ हमें देखना है कि थ्रेड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, हाउ द थ्रेड कम्युनिकेट्स विद ईच अदर. सो देयर आर few methods in the object class. Using those we will start communicating with each other. Okay, so in interthread or in the thread synchronization we need these methods to synchronize objects. So here a waiting thread must be repeatedly checked the required resource is released by the other threads or not, and this is called polling. We have seen what is the waiting thing related to the synchronization, how it basically uses all these things. Okay, रिसोर्स कैसे एक्वायर करना है, क्यों करना है, ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको लास्ट सेशन में बताया था. तो जो भी बाकी के जो वेटिंग थ्रेड्स है, जो वेटिंग स्टेट में है, उनको हमेशा वो रिसोर्स रिलीज हुआ है कि नहीं ये चेक करना पड़ता है. ठीक है, तो ये जो हर बार चेक करने की प्रोसेस है उसको पोलिंग कहा जाता है. सो इसके लिए हर बार चेक करने के लिए थ्रेड को क्या करना पड़ता है, सारे बाकी के जो थ्रेड्स है, वो जो थ्रेड रिसोर्स यूज कर रहा है उसको हमेशा पोल करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है. सो इसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है. सो वो हर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद जाके चेक करेगा कि वो रिसोर्स फ्री हुआ है कि नहीं. सो इसकी वजह से सीपीयू साइकिल्स जो है वो ज्यादा कंज्यूम होते हैं. एंड जो ये पोलिंग है उसको अवॉइड करने के लिए इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन अमंग मल्टीपल थ्रेड ऑब्जेक्ट्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो कम्युनिकेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन हम बेसिकली अचीव कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट क्लास. ऑब्जेक्ट क्लास जो प्री डिफाइंड क्लास है, सबका पेरेंट क्लास है, ये तो हमने देखा है, राइट. सो ऑब्जेक्ट क्लास में 3 मेथड्स है, वेट मेथड, नोटिफाई मेथड एंड नोटिफाई ऑल मेथड. वेट में भी ओवरलोडेड मेथड्स है. ठीक है, जिसमें आप टाइम ड्यूरेशन, जैसे हम स्लीप को देते हैं वैसे हम वेट को भी टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं. सो वेट ओवरलोडेड मेथड है, नोटिफाई मेथड है एंड नोटिफाई ऑल मेथड है. नोटिफाई मेथड सिर्फ एक जो रिसोर्स है क्लियर होने के बाद, वेटिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद हमारा रिसोर्स रिलीज हम कर रहे हैं, ये थ्रेड जो है बाकी सारे थ्रेड्स को नोटिफाई करता है यूजिंग नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल मेथड. सो जो सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन में ही हम इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन करते हैं. दैट इज वाई मैंने दोनों कंसेप्ट आपको एक साथ बताए. अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन का इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन कैसे यूज करना है. इसमें सबसे पहला एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी इन द यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड मेथड. ठीक है, सो सिंक्रोनाइज्ड मेथड के लिए वी विल क्रिएट वन क्लास. एग्जांपल के तौर पे जो मैंने बैंक का आपको बताया था, डिपॉजिट एंड विड्रॉ ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम एंड इट इज रिफ्लेक्टेड विथ सम एरर्स फॉर द बैलेंस. ठीक है, तो ये जो हमने एग्जांपल डिपॉजिट एंड विड्रॉ का देखा था वही हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड मेथड के साथ देखेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना रही बैंक, इसमें एक मेंबर है डबल बैलेंस करके. ठीक है, अभी इस बैलेंस को 2 ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं इस बैलेंस के ऊपर. फर्स्ट वन इज डिपॉजिट एंड सेकेंड वन इज, तो सबसे पहले वॉइड मेथड लिखते हैं डिपॉजिट. डिपॉजिट में सिर्फ मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगी. अभी डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब क्या, कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है ये भी इसमें हमें देना पड़ता है. सो पैरामीटर में मैं डबल अमाउंट, कितना अमाउंट हमें करना है वो मैंने यहाँ पे दिया एज अ पैरामीटर, पास किया है डिपॉजिट मेथड को. नाउ आई विल राइट सम स्टेटमेंट्स जो कि सिर्फ आपको समझ में आने के लिए लिख रही हूँ. दैट इज डिपॉजिटिंग अमाउंट
जो भी अमाउंट है आपकी वो आप यहाँ पे दिखाओ। ठीक है, सिर्फ आपको समझ में आने के लिए ये स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं। अभी डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब क्या, वी नीड टू इंक्रीज द करंट बैलेंस विद द अमाउंट, राइट। सो हमें करंट बैलेंस कैसे लेना है, यूजिंग दिस कीवर्ड वी विल ऐड। आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, इसमें हमें अमाउंट ऐड करनी है। ठीक है, सो जो करंट बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा विद द करंट अमाउंट। हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं डिपॉजिट के लिए। ओके, नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट बताती हूँ मैं कि करंट बैलेंस कितना है। डिपॉजिट कंप्लीट, करंट बैलेंस इज इक्वल्स टू आपका जो भी करंट बैलेंस है वो आप यहाँ पे दिखाओ, दिस डॉट बैलेंस। सेम तरीके से हम विड्रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। विड्रॉ में क्या होता है, जब आप विड्रॉ करते हो अमाउंट, दैट मीन्स यू आर डिडक्टिंग दैट मनी फ्रॉम योर अकाउंट, राइट। सो यहाँ पे हम विड्रॉइंग अमाउंट, कितना विड्रॉ करना है वो अमाउंट हम देखेंगे, एंड वी विल अपडेट द बैलेंस विद द माइनस ऑपरेशन, क्योंकि डिडक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे भी विड्रॉ कंप्लीट, करंट बैलेंस, आफ्टर विड्रॉ ऑपरेशन हम करंट बैलेंस भी देखेंगे। तो ये दो ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किए। बट इस केस में, विड्रॉ के केस में, आपका जो बैलेंस है वो भी अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी, अमाउंट, हाँ, कम नहीं होना चाहिए। तो वो एक कंडीशन भी हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वैसे हुआ तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, सो वो कंडीशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन बाद में। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी सिंक्रोनाइजेशन के रिलेटेड कुछ भी लिखा नहीं है, या फिर इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन के बारे में भी कुछ भी लिखा नहीं। दिस इज अ सिंपल क्लास जिसमें दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं हम, डिपॉजिट एंड विड्रॉ। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बैंक क्लास का एग्जीक्यूशन के लिए। तो एक बैंक क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ इस बैंक क्लास में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक हम थ्रेड के थ्रू एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दूसरे थ्रेड के थ्रू दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो विल क्रिएट द थ्रेड ऑब्जेक्ट। मैं रनेबल यूज करती हूँ क्योंकि हमें रन मेथड को भी इम्प्लीमेंटेशन देना है। इस तरीके से आप रनेबल इंटरफेस का रन मेथड ओवरराइड करके आप इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। सो दिस, इन दिस रन मेथड मैं सिर्फ और सिर्फ एक मेथड कॉल करती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे डिपॉजिट कॉल कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट है बी जो हमारा शेयर्ड ऑब्जेक्ट रहेगा, एंड सबसे पहले हम डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट 1000 रुपीज। अभी ओके, इसको मैंने कुछ डिफॉल्ट बैलेंस दिया नहीं है, वी विल जनरेट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें हम एक डिफॉल्ट बैलेंस वैल्यू सेट करेंगे, दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू सपोज 5000। ठीक है, एक डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की है बैलेंस के लिए। अगर नहीं करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो सेट। मैंने पहले डिपॉजिट ऑपरेशन किया जहां पे मैं 1000 रुपीज डिपॉजिट कर रही हूँ। ठीक है, वंस दिस थ्रेड को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी विल यूज स्टार्ट मेथड फॉर कॉलिंग स्टार्टिंग द थ्रेड। ये हो गया एक ऑपरेशन। यहाँ पे रनेबल के थ्रू हमने रन मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया। ये मैंने लास्ट एग्जांपल में भी आपको बताया था। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो लैम्बडा एक्सप्रेशन के साथ भी, या सिर्फ सेपरेट रनेबल रेफरेंस क्रिएट करके भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। अभी दूसरा एक हम थ्रेड क्रिएट करेंगे टू परफॉर्म द अनदर ऑपरेशन, सपोज दैट इज T1। अभी मैं यहाँ पे एनोनिमस क्लास का यूज कर रही हूँ डायरेक्टली। कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने ब्रैकेट्स दिए, दिस इज एनोनिमस क्लास। यह एग्जांपल भी हमने देखा है। आप यहाँ पे रन मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो बाय ओवरराइडिंग इट, एंड हियर वी आर गोइंग टू कॉल विड्रॉ मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं सपोज 3000 रुपीज विड्रॉ कर रही हूँ।
ओके, नाउ वी नीड टू स्टार्ट दिस थ्रेड एज वेल। सो हमने दोनों थ्रेड्स को एक साथ स्टार्ट किया है। टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन, दोनों थ्रेड्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी ये बैलेंस जो है हमारा शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, जो रिसोर्स है। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट ही आपका रिसोर्स है, क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट हम थ्रेड टी के लिए भी यूज कर रहे हैं एंड सेम ऑब्जेक्ट हम T1 के लिए भी यूज कर रहे हैं। सो द ऑब्जेक्ट इज शेयर्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज अ शेयर्ड रिसोर्स। इस केस में हमारा शेयर्ड रिसोर्स ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी ये सिर्फ नॉर्मल प्रोग्राम हमने किया है, जहां पे कुछ भी मैंने सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड या फिर इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी मेथड्स यूज नहीं किए हैं। इसको बेसिक में एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1000 डिपॉजिट हो गए, 1000 करंट बैलेंस 6000 हमारा हो गया, एंड करंट बैलेंस 3000 हो गया विड्रॉइंग अमाउंट के बाद। यहाँ पे जो कंडीशन ऐड करनी है ये हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ के लिए डाली तो फिर आपको एक्सेप्शन आ सकता है, या फिर मतलब एक्सेप्शन तो नहीं आएगा, बट वैल्यू जो है वो आपकी बैलेंस जो है वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। तो वो कंडीशन भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अभी आउटपुट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं लगे, मतलब कोई ऐसे नहीं लग रहा है कि आपको सिंक्रोनाइजेशन करने की जरूरत है। बट उसकी जरूरत होती है कभी भी आप बैंक ऑपरेशंस करते हो या फिर आप मल्टीपल थ्रेड्स करते हो यूज, तब। तो सिंक्रोनाइज्ड के लिए हमें सबसे पहले जो मेथड है उस मेथड को हमें सिंक्रोनाइज्ड बनाना है यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। वी विल यूज सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड द स्टार्टिंग। यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड जब डाला तो ये मेथड जो है आपकी सिंक्रोनाइज्ड मेथड बन गई। ठीक है, वैसे ही सेम विड्रॉ मेथड को भी मैं सिंक्रोनाइज्ड करती हूँ। ये हो गया सिंक्रोनाइज्ड। दोनों मेथड जो है वो मैंने सिंक्रोनाइज किया। इसमें में हम कंडीशन ऐड करते हैं, इफ दिस डॉट बैलेंस इज लेस देन अमाउंट। अगर लेस है तो आपको प्रॉपर मैसेज दिखाना है। क्या मैसेज दिखाना है? बैलेंस लो, प्लीज डिपॉजिट। ठीक है, प्लीज डिपॉजिट, ये मैंने एक कंडीशन यहाँ पे ऐड की है। ये कंडीशन ऐड करने के बाद हम आप अभी इस केस में हमें वेट करना पड़ेगा। किसके लिए वेट करना पड़ेगा? जब तक आपका डिपॉजिट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बैलेंस ही नहीं है, तो फिर माइनस में बैलेंस चला जाएगा। मतलब इस यहाँ पे तो आप दिखा सकते हो माइनस में बैलेंस, बट एक्चुअल जब आप बैंक ऑपरेशन करते हो तो माइनस में नहीं रहता है, नहीं, राइट? आपको इनसफिशियंट बैलेंस करके ही मैसेज दिखता है कभी भी। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए वेट करना पड़ेगा। So here we are going to use the method object method wait method। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास की wait method हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस डिपॉजिट, या फिर मैं चेंज कर दूँ वेटिंग फॉर डिपॉजिट। वी विल ऐड वेट मेथड। ठीक है, वेट मेथड हमने यहाँ पे ऐड की। अभी ये जो वेट मेथड है एक्सेप्शन थ्रो करती है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन जैसे स्लीप मेथड करती है वैसे ही, तो इसको मैं वेट के साथ इंटरप्टेड एक्सेप्शन हम कैच कर लेंगे ना। इस केस में आपका डिपॉजिट होने तक आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जब आप डिपॉजिट कंप्लीट करोगे तभी आपका विड्रॉ ऑपरेशन होगा। आपने अगर इस केस में देखा होगा तो पहले हम डिपॉजिट कर रहे थे, फिर हमने विड्रॉ किया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करती हूँ। ठीक है, मैं पहले विड्रॉ ऑपरेशन करती हूँ, और उसके बाद हम डिपॉजिट करते हैं। एंड इन विड्रॉ हमारा इनिशियल बैलेंस है 5000 रुपीज, तो मैं इसको डायरेक्टली विड्रॉइंग 6000 रुपीज बताती हूँ। तो आपको ये कंडीशन कैसे वर्क करेगी वो समझ में आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम वेट कर रहे हैं डिपॉजिट ऑपरेशन कंप्लीट होने के लिए,
तो हमें डिपॉजिट जब हमारा कंप्लीट होता है आफ्टर दिस स्टेटमेंट, आपको नोटिफाई करना पड़ेगा सारे वेटिंग थ्रेड्स को, जहाँ पे वो सारे वेट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का अपडेट होने के लिए। ठीक है, जो हमारा डिपॉजिट ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अगर वेट मेथड कॉल की है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन यू नीड टू नोटिफाई टू ऑल थ्रेड्स, सारे थ्रेड्स को आपको नोटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमने नोटिफाई मेथड का यूज किया, इसकी जगह पे आप नोटिफाई ऑल मेथड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने सिंक्रोनाइज भी किया एंड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन यूजिंग दिस वेट एंड नोटिफाई मेथड भी हमने यहाँ पे किया है। लेकिन देखो, ये मेथड में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऐसा है आपका जिसको हमें सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है, बट अननेसेसरी आपके बाकी के जो स्टेटमेंट्स है वो भी मेथड में सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से मोस्टली हम प्रेफर करते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक मेथड। हम बहुत लिखते हैं, बट अगर इस टाइप ऑफ शॉर्ट लेंथ है, शॉर्ट लाइंस ऑफ कोड है, तो हम सिंक्रोनाइज मेथड लिखते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखेंगे। इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट देखने वाले। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड ऐड किया है यहाँ पे। कंडीशन अगर लेस देन, अगर हमारी अमाउंट ज्यादा है बैलेंस से, तो हमें वेट करना पड़ेगा डिपॉजिट का। ये हमने ये इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन इसके थ्रू, वेट एंड नोटिफाई के थ्रू किया है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। सो यहाँ पे देखो, विड्रॉइंग अमाउंट 6,000, बैलेंस इज लो, आपका वेटिंग है डिपॉजिट के लिए। इमीडिएटली आपका डिपॉजिट हो गया एंड डिपॉजिट कंप्लीट होने के बाद ही आपका विड्रॉ ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हो, जब तक आप डिपॉजिट नहीं करते हो तब तक आपका विड्रॉ ऑपरेशन होल्ड पे है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द थ्रेड्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग द वेट एंड नोटिफाई ऑल मेथड। नोटिफाई इसकी जगह पे आप नोटिफाई ऑल मेथड भी यूज कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट क्लास में मेथड है, ऑलरेडी दिया हुआ मेथड है, आपको सिर्फ इसको यूज करना है। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड दिस बोथ कंसेप्ट, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एज वेल एज सिंक्रोनाइजेशन? कुछ डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, सो वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज सिंक्रोनाइज ब्लॉक। अभी ये जो पूरा हमने किया मेथड का किया, ठीक है, मेथड पूरे जितने भी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स आपके मेथड में है वो सारे सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं। बट अगर मुझे इतना नहीं करना है, सिर्फ 2 या 3 स्टेटमेंट्स है जिसको मुझे सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है, तो हम यूज करेंगे सिंक्रोनाइज ब्लॉक। ठीक है, सो इफ देर आर 100 लाइन्स ऑफ कोड एंड सिंक्रोनाइजेशन हैज टू बी डन ओनली फॉर 10 लाइन्स, देन सिंक्रोनाइज ब्लॉक कैन बी यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक के लिए हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड ही यूज करेंगे। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको करना है उस ऑब्जेक्ट को आपको लॉक ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, तो वो लॉक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एंड जो स्टेटमेंट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है वो स्टेटमेंट्स आपको इस ब्लॉक के अंदर लिखना है। जैसे स्टैटिक ब्लॉक लिखा था वैसे ही सिंक्रोनाइज ब्लॉक रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एज अ पैरामीटर जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको परफॉर्म करना है सिंक्रोनाइजेशन, जो शेयर्ड है, उसको आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, क्लास नंबर। क्लास नंबर में एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ, वॉइड प्रिंट नंबर। इस मेथड को हम एक पैरामीटर पास करेंगे नंबर एन। ठीक है, इस नंबर को हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट प्रिंटिंग नंबर्स, अभी मैं फॉर लूप यूज करने वाली हूँ। एंड जो नंबर हमने एन पास किया है, इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करती हूँ। एंड जो एन पास किया है तब उस नंबर तक हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आई शुड बी लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं कि आपका करंट थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन कौन सा है। करंट थ्रेड हम कैसे देख सकते हैं?
यूजिंग थ्रेड क्लास का मेथड है करंट थ्रेड। राइट, इसका हमें नेम लेना है तो आप गेट नेम भी ऐड कर सकते हो, डॉट गेट नेम। ठीक है, तो ये हम थ्रेड का नेम विथ जो भी आपका आई वैल्यू है उतनी बार ये आपका नेम प्रिंट होगा। ठीक है, अभी इसमें मैं इमीडिएट आपको आउटपुट नहीं दिखाना है, सो मैं यहाँ पे स्लिप मेथड का यूज करती हूँ। सपोज 500 मिली सेकेंड्स मैंने वैल्यू दी है एंड दिस वी विल ऐड ट्राई कैच ब्लॉक आफ्टर द फॉर लूप। जो मैंने प्रिंटिंग नंबर्स किया था उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, ये सिंपल हमने किया है स्टेटमेंट। अभी हम क्रिएट करेंगे नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट। ये आपका शेयर्ड रिसोर्स है या फिर शेयर्ड ऑब्जेक्ट बोले। ठीक है, तो मैं एक रनेबल रेफरेंस क्रिएट करती हूँ, न्यू रनेबल, जहाँ पे रन मेथड को हम कॉल करेंगे, पास करेंगे वैल्यू। एन डॉट प्रिंट नंबर्स मेथड, यहाँ पे मैं 5 दे रही हूँ। ठीक है, एंड सेम रनेबल रेफरेंस मैं थ्रेड्स को, मल्टीपल थ्रेड्स को पास करने लगी। सो विल क्रिएट द थ्रेड्स यूजिंग एनोनिमस ऑब्जेक्ट, न्यू थ्रेड, सेम रेफरेंस विथ नेम पास कर रही हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग में नेम दिया है एंड सेम एट द सेम टाइम आई एम कॉलिंग द स्टार्ट मेथड। तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट का आपको यूज पता है, तो सेम तरीके से मैंने एक थ्रेड क्रिएट किया है जिसको वन नाम दिया है एंड उसको इमीडिएटली स्टार्ट किया है। सेम और एक थ्रेड क्रिएट करेंगे, रनेबल रेफरेंस वही रहेगा, सिर्फ नेम आपको मैं चेंज करके दिखाती हूँ। उसका भी स्टार्ट मेथड हम इमीडिएटली कॉल करेंगे। सो दिस इज द नॉर्मल मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक नहीं लिखा है। सो विल एग्जीक्यूट दिस फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, एक का कंप्लीट होने के लिए दूसरा वेट नहीं कर रहा है, तो ये कंकरेंटली वर्क हो रहा है। राइट, दोनों थ्रेड्स जो है कंकरेंटली वर्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं। 5 वैल्यू दी थी तो 5 टाइम्स दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक का पहले जो भी थ्रेड है उसका हमें सिंक्रोनाइज करने के बाद क्या डिफरेंस दिखता है वो देखेंगे। तो ये जो फॉर लूप है, सिर्फ इतने स्टेटमेंट्स जो है वो मुझे सिंक्रोनाइज बनाने हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। ठीक है, जो ये सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है, इस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में आपको जो भी फॉर लूप के स्टेटमेंट्स हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो वो मैंने लिख दिया। तो ये म्यूटेक्स इज नथिंग बट आपका लॉक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लॉक ऑब्जेक्ट में हमें क्या देना है, इट इज नथिंग बट द करंट जो भी आपका ऑब्जेक्ट है तो उसी को सिंक्रोनाइज करना है। दैट इज वाई करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे हम यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक है, तो करंट के लिए हमने दिस कीवर्ड यहाँ पे यूज किया, तो सिंक्रोनाइज करंट ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको हमने सिंक्रोनाइज किया। नाउ वी विल अगेन चेक द आउटपुट। तो देखो आपको दोनों समझ में आएगा, खुद से ही समझ में आएगा। आपका करंट थ्रेड 2 स्टार्ट हुआ था, उसका पहले प्रिंटिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद 1 स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद 1 का प्रिंटिंग कंप्लीट हुआ है। ठीक है, स्टार्ट तो दोनों एक साथ ही हमने किए थे, बट एग्जीक्यूशन के टाइम शेयर्ड ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये जो ब्लॉक हमने लिखा सिंक्रोनाइजेशन किया, उसकी वजह से एक जो करंट थ्रेड आपका एग्जीक्यूटिंग है उसके लिए ये फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ही वो रिसोर्स जो है आपको मिला दूसरे थ्रेड के लिए। जब तक आप इसको यूज, एक थ्रेड यूज कर रहा है तब तक दूसरा थ्रेड उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो ये फॉर लूप जो हमने यूज लिखा है वही आपका मेन सिंक्रोनाइजेशन के लिए पार्ट है। तो जब तक एक थ्रेड जब इसको यूज कर रहा है तो दूसरा थ्रेड उसको
एक्वायर नहीं करेगा, यूज नहीं कर सकेगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनाइजेशन। हम दोनों तरीके से देख कंप्लीट हो चुका है, सिंक्रोनाइज्ड मेथड भी और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक भी। जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यूज कर लो। ठीक है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी कम करना है उसके हिसाब से आप दोनों में से कोई भी पार्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? नो मैम। ठीक। नेक्स्ट है वो आपका डिफरेंस है बिटवीन स्लीप मेथड, वेट मेथड एंड जॉइन मेथड। जॉइन मेथड हमने अभी तक देखा नहीं है। सो वी कैन जॉइन द मल्टीपल थ्रेड्स। तो एग्जैक्टली exactly जॉइन में क्या होता है वो पहले मैं आपको कहती हूँ, फिर हम इसका यूज क्या है वो देखेंगे। सो जॉइन मेथड में अगर मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक पेरेंट थ्रेड है यानी मल्टीपल चाइल्ड थ्रेड्स है उसमें, ठीक है। सो थ्रेड T1 कॉल्स जॉइन मेथड ऑन T2। सो तब क्या होगा कि जब तक आपका T2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो, दैट इज थ्रेड 2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो, तब तक T1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। सो एग्जैक्टली अगर वर्ड्स में बोलूँ तो आपका अगर पेरेंट थ्रेड पहले स्टॉप हो गया, एग्जीक्यूशन डेड हो गया, तो आपके चाइल्ड थ्रेड्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं रख सकते। ठीक है, दैट इज वाई जब तक आपके चाइल्ड थ्रेड्स जो है एग्जीक्यूशन में है, तब तक आपका पेरेंट थ्रेड भी एग्जीक्यूशन में रहना चाहिए। वंस द चाइल्ड थ्रेड, ऑल चाइल्ड थ्रेड्स गोज इनटू डेड स्टेट, तभी आपका पेरेंट थ्रेड जाना चाहिए डेड स्टेट में। तो उसका पहले एग्जांपल हम कर लेते हैं। विल क्रिएट वन क्लास, थ्रेड जॉइन एग्जांपल। ज्वाइनिंग के लिए अभी देखो, जो मेन मेथड है वो भी एक थ्रेड है, तो हम ये इसी में और दो तीन थ्रेड्स क्रिएट करेंगे, दो तीन रेफरेंसेस क्रिएट करेंगे ज्वाइन मेथड को देखने के लिए। या फिर हमने क्रिएट किया था टेबल्स थ्रेड, यूज क्रिएट किया था यहाँ पे। ठीक है, थ्रेड क्रिएशन में हमने एक क्लास क्रिएट किया था टेबल्स थ्रेड। इसको हम यूज करते हैं, जो ऑलरेडी एक चाइल्ड थ्रेड है। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। सो विल क्रिएट 2 to 3 different objects of tables thread। tables thread T1 is equals to new tables thread। यहाँ पे मैं वैल्यूज देते जा रही हूँ सब। तो पहली वैल्यू है 5। सेम तरीके से हम और दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, जिसमें सेकेंड वैल्यू है 10 एंड थर्ड वैल्यू है 15। ठीक है, ऑब्जेक्ट के नेम्स हमने अलग अलग दे दिए, दैट इज T1, T2 एंड T3। इन तीनों थ्रेड्स को अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। सेकेंड, इसका डिफॉल्ट क्या किया है हमने देखते हैं। ओके, डिफॉल्ट इज 10 इटसेल्फ, तो इसके जगह पे मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करती हूँ। वी विल स्टार्ट ऑल दिस थ्रेड्स। T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट एंड T3 डॉट स्टार्ट। ठीक है, तीनों थ्रेड्स को हमने स्टार्ट कर लिया। एंड जो हमारा करंट एग्जीक्यूशन वाला है, वो भी आपका करंट थ्रेड कौन सा है? वो आपका मेन मेथड का मेन थ्रेड है। ठीक है, तो हम तीनों को चेक करते हैं वेदर दीज ऑल थ्री थ्रेड्स आर अलाइव और नॉट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट में देखेंगे T1 इज अलाइव। इज अलाइव कैसे चेक करना है? तो हमारे पास इज अलाइव मेथड है, हमने देखा था, जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, उसको हम यूज करेंगे। सो सेम तरीके से T1 अलाइव, T2 के लिए भी एंड T3 के लिए भी हम करेंगे। ठीक है, T2 डॉट अलाइव, इज अलाइव, T3 डॉट इज अलाइव। एज वेल एज हम करंट थ्रेड जो है, दैट इज द मेन थ्रेड, वो हमारा एग्जीक्यूशन में है कि नहीं वो भी देखेंगे। करंट थ्रेड इज अलाइव, उसके लिए भी आपको मेथड कॉल करनी पड़ेगी, पहले करंट थ्रेड की,
एंड उसके बाद इज अलाइव मेथड आप कॉल कर सकते हो। ओके, तो हमने चेक किया कि इज अलाइव के थ्रू वो सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे थ्रेड्स जो है वो हमारे करंट थ्रेड के साथ भी अलाइव है कि नहीं। अभी ये पूरा प्रोग्राम हमने मेन मेथड में किया है, राइट। सो हमारा यहाँ पे मेन मेथड जो है, मेन थ्रेड जो है वो आपका पेरेंट रहेगा। मेन थ्रेड विल बी पेरेंट, ठीक है। तो इन तीनों थ्रेड्स को पहले कंप्लीट होने के बाद ही, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ही आपका मेन थ्रेड क्या होना चाहिए, डेड होना चाहिए, ठीक है। तब तक इसको अलाइव ही रहना है। तो मेन थ्रेड को एग्जीक्यूशन के लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप ऐड करते हैं। सपोज 10 करती हूँ, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। मेन थ्रेड इज इन एग्जीक्यूशन, उसके लिए कितने इटरेशंस हो रहे हैं वो मैं आई वैल्यू को अपेंड करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूशन के लिए हम यूज करेंगे स्लिप मेथड को, सो दैट सब आपको क्लियरली आउटपुट समझ में आ जाएगा। 500 मिली सेकेंड्स मैंने दिए हैं, इसको हम करेंगे ट्राई कैच, ऐड करते हैं। नाउ आफ्टर दिस फिर से मैं ये सारे स्टेटमेंट्स फॉर लूप के बाद लिखती हूँ। तो इसको पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर हम चेक करेंगे। पहले पूरा एग्जीक्यूशन होने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं। सो T1 अलाइव ट्रू है, थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है थ्रेड 0 का, थ्रेड 1 का, थ्रेड 2 का, ठीक है। सो 2 1 0 अलाइव है, T2 अलाइव है, आपको कैलकुलेशंस यहाँ पे 5 है 15 है वो दिख रहा है। T3 भी अलाइव है, करंट थ्रेड अलाइव ट्रू है। मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, 2 इटरेशन हुए यहाँ पे, थ्रेड 1 थ्रेड 2 ये भी हो गया, ठीक है। मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन भी बीच बीच में चल रहा है। अभी देखो यहाँ पे 5, मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन 5 कंप्लीट हो चुका है, ओके। यहाँ पे मेन थ्रेड 7 कंप्लीट हो चुका है, ये बीच बीच में आपको कैलकुलेशंस दिख रहे हैं जो भी आपका टेबल है उसके हिसाब से, ओके। मेन थ्रेड 9 एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ हियर यू कैन चेक, T1 इज अलाइव, T2 इज अलाइव, T3 इज अलाइव, सारे ट्रू है। करंट थ्रेड इज अलाइव, ट्रू है, ठीक है। थ्रेड 1 थ्रेड 2 थ्रेड 0, ये हमेशा आउटपुट आपको अलग अलग दिखेगा, एक सेम नहीं दिखेगा। यहाँ पे कहीं पे भी आपको करंट थ्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीट है, थ्रेड 1 के लिए हुआ, 0 के लिए हुआ, 2 के लिए हुआ। मैंने करंट थ्रेड का एग्जीक्यूशन नहीं लिखा है क्या, 1 सेकेंड। मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड नहीं लिखा है मैंने शायद, हाँ हाँ, ठीक है। मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीट का यहाँ पे नहीं, सिर्फ थ्रेड इन एग्जीक्यूशन यहाँ पे लिखा है। तो मेन थ्रेड आपका यहाँ पे ही एग्जिट हो चुका है जब इसका वैल्यू 10 हो गया, मतलब 9 तक था ये मेन थ्रेड अलाइव। इसको मैं करंट थ्रेड की जगह पे मेन थ्रेड करती हूँ। मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन में है, मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन में है, ठीक है। मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन में है, देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड 1 2 एंड 0 का दिख रहा है, ओके। एंड मेन थ्रेड अलाइव यहाँ पे ट्रू है, बट इसमें से कोई भी जो है वो उसका कंप्लीशन आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि ये मेन थ्रेड आपका यहाँ पे ट्रू है, बट वो एग्जिट कंप्लीशन एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड का कुछ भी हमने यहाँ पे किया नहीं। तो हम यहाँ पे जॉइन मेथड का यूज करेंगे, जो लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम जॉइन कॉल करते हैं। T3 डॉट जॉइन, जॉइन मेथड में भी ओवरलोडेड मेथड से आप मिली सेकेंड्स भी दे सकते हो, नैनो सेकेंड्स भी दे सकते हो, या फिर
डिफॉल्ट भी दे सकते हो, जो भी आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। दिस जॉइन मेथड विल ऑल्सो थ्रो द एक्सेप्शन, तो इसको भी हमें इंटरप्टेड एक्सेप्शन कैच करना पड़ेगा। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस अगेन। आउटपुट हमेशा अलग दिखेगा, सेम नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपके थ्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड 0 2 एंड 1, उसके बाद ही आपके T1 इज अलाइव फॉल्स हुआ, T2 अलाइव फॉल्स हुआ, T3 अलाइव फॉल्स हुआ, एंड मेन थ्रेड अभी भी ट्रू है। दैट मीन्स आपके चाइल्ड थ्रेड्स जो है उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, एंड आपका मेन थ्रेड जो है वो अभी एग्जीक्यूशन में है, ठीक है। मतलब वो अभी अलाइव है। तो ये इस तरीके से होना चाहिए आपको हमेशा। क्या पहले बार जब हमने विदाउट जॉइन मेथड देखा था, तो ये सारे आपको ट्रू दिख रहे थे, सारे ट्रू थे, ठीक है। बट वो गलत था, क्योंकि उसको कभी ना कभी फॉल्स होना चाहिए, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होना चाहिए, राइट। तो कंप्लीशन के लिए हमने जॉइन मेथड यूज किया है। जब आपके ये तीनों फॉल्स हो जाएंगे, फिर भी आपका मेन जो थ्रेड है, जो पेरेंट है, वो एग्जीक्यूशन में है, तब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। बाकी सारे डेढ़ होने के बाद ही आपको ये वाला डेढ़ हो जाएगा, तब तक वो अलाइव ही रहेगा। अदरवाइज पहले वाले आउटपुट में क्या था कि इसके भी ट्रूथ है, इसका भी ट्रू था, बट वो डेढ़ कब हो गए हमें नहीं पता। वो डेढ़ होने के बाद आपको मेन में आपका मेन थ्रेड भी एग्जीक्यूशन में था या नहीं था हमें नहीं पता, ठीक है। बट अभी आपको क्लियर समझ में यहाँ पे आता है कि थ्रेड कंप्लीट हो गया है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने हो गया है, उसके बाद वो डेड स्टेट में चले गए हैं, एंड फिर आपका मेन थ्रेड जो है, पेरेंट थ्रेड जो है, वो अभी भी अलाइव में है, मतलब अ, वो भी अभी एग्जीक्यूशन में है, ठीक है। क्लियर, जॉइन मेथड का यूज समझ में आ गया? एनी डाउट इसमें? तो अभी हम डिफरेंस में आते हैं, ठीक है। अभी हमने तीनों मेथड्स देख लिए, स्लिप मेथड भी देखा है, वेट भी देखा है, जॉइन भी देखा है। तो स्लिप मेथड में क्या होता है, इट इज यूज टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ थ्रेड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ये हम एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए पॉज कर यूज करते हैं, स्टॉप नहीं, पॉज करने के लिए। यहाँ पे दो ओवरलोडेड मेथड्स है, जहाँ पे आप सिर्फ मिली सेकेंड्स दे सकते हो, या फिर मिली सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स दे सकते हो, ठीक है। वेट मेथड, वेट मेथड किसके लिए? हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में वेट मेथड का यूज करते हैं। तो जब थ्रेड को वेट करवाना है किसी रिसोर्स के लिए, तब हम वेट मेथड का यूज करते हैं। इट कॉल्स वेट मेथड, ठीक है। वेट के भी तीन ओवरलोडेड मेथड्स है, एक डिफॉल्ट वन है, एक है मिली सेकेंड्स आप दे सकते हो, तीसरा जो है जहाँ पे मिली सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स दे सकते हो। ये सारे मेथड्स जो है वो फाइनल मेथड्स है, इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारे जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स है। स्लिप मेथड जो है वो थ्रेड क्लास का मेथड है। ये मेथड स्टैटिक मेथड है, इसको थ्रेड क्लास से ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। थर्ड वन इज जॉइन मेथड। जैसे अभी हमने देखा कि इफ अ थ्रेड T1 कॉल्स जॉइन ऑन T2, इट विल वेट अंटिल द T2 completes its एग्जीक्यूशन। जब तक T2 का कंप्लीट नहीं होता है, तब तक T1 को वेट करने के लिए हम यहाँ पे जॉइन मेथड का यूज करते हैं। ये भी थ्रेड क्लास का मेथड है। ये इसमें भी दो ओवरलोडेड फॉर्म्स है, सॉरी थ्री ओवरलोडेड फॉर्म्स है। एक तो डिफॉल्ट वन अभी हमने देखा, सेकेंड जहाँ पे मिली सेकेंड्स आप दे सकते हो, एंड थर्ड वन जहाँ पे आप मिली सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स आप दे सकते हो, ठीक है। स्लिप मेथड जो है वो क्लास मेथड है, क्योंकि वो स्टैटिक है। वेट मेथड जो है वो इंस्टेंस मेथड है, एंड ये फाइनल मेथड है, इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। जॉइन मेथड जो है वो भी इंस्टेंस मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है इंस्टेंस मेथड, जिसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मल्टी थ्रेडिंग। अभी कोई इसमें मल्टी थ्रेडिंग में कोई डाउट है? नो मैम। ओके, तो यहाँ पे हमारा मल्टी थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है। सो वी विल स्टार्ट विथ योर कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो हमने बीच में छोड़ा था वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो आपका लास्ट मॉड्यूल होगा।
अभी के सिलेबस जितना भी हुआ है उसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, मैं तब तक आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट ओपन करती हूँ। तो लास्ट है, अगर कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो प्लीज नोट डाउन करके रखो, एंड इस वीक में जितने भी सेशंस रहेंगे उसमें वो क्लियर कर लो, क्योंकि हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क लास्ट टॉपिक है। तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेने चाहिए। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क। कोर जावा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री में हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, एंड ये बहुत ही इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए और लर्न करने के लिए। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ कलेक्शन, वो हम देखने वाले हैं पहले। तो सबसे पहले तो मॉड्यूल 12 आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क का। उसमें जो इंटरफेसेस है, लिस्ट, सेट, मैप, ये हम देखने वाले हैं। उसके इम्प्लीमेंटेशंस, क्लासेस जो है वो भी देखेंगे, जैसे कि एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, एक्सेट्रा। उसके साथ हम इटरेटर्स, एनहांस्ड फॉर लूप कैसे यूज करना है कलेक्शन के लिए, वो भी इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कलेक्शन फ्रेमवर्क का नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। हमारे पास एरेज है। एरेज से हम क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द एरेज टू स्टोर द सेम टाइप ऑफ डेटा, राइट। जो मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आप स्टोर कर सकते हो, राइट। जो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। बट एरेज में क्या होता है कि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्या डिसएडवांटेजेस है? एक तो फिक्स्ड साइज है, आपको एरे क्रिएशन के टाइम ही आपको साइज देनी पड़ती है। आपको उसी टाइम डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी साइज देनी है। एंड वो फिक्स्ड टाइप भी है। फिक्स्ड टाइप मतलब हम एक ही टाइप के लिए यूज कर सकते हैं एरे। इट इज टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मतलब इंटीजर एरे क्रिएट किया है तो सिर्फ आपको इंटीजर ही स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सिम तो यहाँ पे ये दो डिसएडवांटेजेस है एरे के बहुत बड़े। दैट इज फिक्स्ड साइज। अगर आपको अपने 5 साइज का एरे क्रिएट किया है, एंड अगर आपको लगा बाद में कि नहीं, मुझे और साइज चेंज करनी है, मुझे और वैल्यूज ऐड करने, सपोज मुझे 10 करने, तो 5, अगर आपने एरे ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है तो आप बाद में 5 उसको ऐड नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए आपको फिर से स्टार्टिंग से चेंज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मॉडिफाई, मतलब ग्रो या श्रिंक नहीं कर सकते एरेज को इन बिटवीन एग्जीक्यूशन या फिर इन बिटवीन योर प्रोजेक्ट। आपको बीच में ऐसे नहीं करना होगा, नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज वाई फिक्स्ड साइज एंड फिक्स्ड टाइप, ये दो मेन डिसएडवांटेजेस है एरे के। अभी आप बोलोगे कि फाइल्स तो है, फाइल्स में डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। बट फाइल्स में डेटा कब हम स्टोर करते हैं, जब आपका परमानेंट डेटा स्टोरेज करना है तब हम डेटा फाइल में स्टोर करते हैं, राइट। बट जो आपको टेम्पररी डेटा है, मतलब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तभी आपको स्टोर डेटा करना है, तभी तक के लिए स्टोर करना है जेवीएम के यूज करके, आपको सिर्फ टेम्पररी डेटा स्टोर करना है। बट एरेज के इस डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करके डेटा स्टोरेज करना है, तब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। सो टू ओवरकम ऑल दिस डिसएडवांटेजेस ऑफ एरेज, कलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कलेक्शन इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी कलेक्शन में क्या है? सो कलेक्शन इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब क्या, जैसे कि एक टेम्पलेट हमने बोला था, वैसे ही यहाँ पे फ्रेमवर्क दिया है। क्या है फ्रेमवर्क में? इट कंटेन्स मेनी क्लासेस एंड इंटरफेसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टोर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एट वन प्लेस। जैसे एरे में हम स्टोर करते थे डेटा, वैसे ही हम डेटा स्टोर करने के लिए, टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए कलेक्शन फ्रेमवर्क दिया है। कलेक्शन फ्रेमवर्क में मल्टीपल क्लासेस है, मल्टीपल इंटरफेसेस है, ठीक है, जिसका यूज करके आप डेटा को स्टोर करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेंगे वन प्लेस में। कलेक्शन इज ऑल्सो नेम ऑफ द इंटरफेस। कलेक्शन नाम का इंटरफेस दिया है आपके इस फ्रेमवर्क में, ठीक है। दैट इज द पेरेंट इंटरफेस ऑफ ऑल अदर इंटरफेसेस लाइक लिस्ट, क्यू एंड सेट। तो
पेरेंट इंटरफेस आपका रहेगा कलेक्शन, एंड ऑल इम्प्लीमेंटेड क्लासेस ऑफ कलेक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन। सो ये एक ग्रुप है जिसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क में एक्चुअली आता क्या है, तो जो आपका कलेक्शन इंटरफेस है उसके जो चाइल्ड इंटरफेसेस है, एंड इन सारे इंटरफेसेस का इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है, उन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ ज्यादा नहीं है। सिर्फ कलेक्शन फ्रेमवर्क अगर नाम आया तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि उसमें हम क्लासेस एंड इंटरफेसेस दिए गए हैं, एक कलेक्शन दिया गया है, एंड उसको हम यूज कर सकते हैं टू स्टोर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट वन प्लेस। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अभी हम आगे जाते हैं कि कितने टाइप्स के कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलेक्शंस। फर्स्ट वन इज जेनरिक कलेक्शन, सेकेंड वन इज नॉन जेनरिक कलेक्शन। जेनरिक कलेक्शन मतलब इसको हम टाइप सेट भी बोलते हैं, जिसमें जैसे हम एरे एक ही टाइप का बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही हम कलेक्शन भी एक ही टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। मोस्टली जेनरिक कलेक्शन ही हम यूज करते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर होता है। वी मेक जेनरिक कलेक्शन बाय यूजिंग डायमंड ऑपरेटर। अभी डायमंड ऑपरेटर हमने देखा था एनोनिमस क्लास, ठीक है। सो वो डायमंड ऑपरेटर हम कलेक्शन में भी यूज करने वाले हैं। देन सेकेंड वन इज नॉन जेनरिक कलेक्शन। नॉन जेनरिक कलेक्शन मतलब इसको हम टाइप सेट नहीं बोलते, इसमें कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज आप ऐड कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज नॉट encouraged because there are chances of many exceptions occurring in the program। यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस आ सकते हैं। तो नॉन जेनरिक कलेक्शन कैसे करना है, जेनरिक कलेक्शन कैसे क्रिएट करना है, दैट वी विल सी। कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करने का बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कलेक्शन फ्रेमवर्क? इट रिड्यूसेस प्रोग्रामिंग एफर्ट, आपको बहुत इजीली आप प्रोग्राम कर सकते हो। इट इंक्रीजेस प्रोग्राम स्पीड एंड क्वालिटी, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्पीड भी बढ़ेगी एंड क्वालिटी भी अच्छी होगी। अलाउज इंटरऑपरेबिलिटी एंड अमंग अनरिलेटेड एपीआईज, बाकी के एपीआईज के थ्रू भी आपको कम्युनिकेट करने के लिए या फिर यूज करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो कलेक्शन फ्रेमवर्क। इट रिड्यूसेस एफर्ट टू लर्न एंड टू यूज न्यू एपीआईज। नए एपीआईज को आपको क्रिएट करना है, खुद का एपीआई क्रिएट करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, इसका यूज करके कर सकते हो। रिड्यूसेस एफर्ट टू डिजाइन न्यू एपीआईज, फोस्टर्स सॉफ्टवेयर रीयूज। ठीक है, जो न्यू लोग हैं उनको सॉफ्टवेयर रीयूज के लिए हम कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं। सो इट इज basically these are benefits of using collection framework। अभी हम एक्चुअल इसमें जाएंगे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो जैसे मैंने बोला, इसमें कलेक्शन है, ये एक ग्रुप है जिसमें इंटरफेसेस है एंड उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस दिए गए। ठीक है, सो क्या है? सबसे पहला इंटरफेस है आपका इटरेबल इंटरफेस, जो पेरेंट इंटरफेस है। पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क हायरार्की में सबसे पहला इंटरफेस होता है इटरेबल, जो पेरेंट इंटरफेस है। इटरेबल इंटरफेस का चाइल्ड है कलेक्शन, ठीक है। इस कलेक्शन इंटरफेस के चाइल्ड है लिस्ट, क्यू एंड सेट। ये भी ग्रीन में जो दिख रहे हैं आपको वो सारे इंटरफेसेस है। क्यू का एक्सटेंडेड या फिर आप बोल सकते हो चाइल्ड इंटरफेस है डी क्यू। सेट का चाइल्ड इंटरफेस है आपका सॉर्टेड सेट या फिर नेविगेबल सेट भी है इसमें, ठीक है। एंड ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं ये उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। तो लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस चार है अलग अलग, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, एंड वेक्टर का चाइल्ड क्लास है स्टैक। क्यू जो है, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन क्लास है प्रायोरिटी क्यू, एंड डी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन क्लास है लिंक लिस्ट में भी कुछ पार्ट है, एंड एरे डी क्यू भी उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। सेट जो है, सेट में भी हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, इस तरीके के सेट के इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। एंड सॉर्टेड सेट का
ट्री सेट एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। अभी यहाँ पे एक अलग साइड पे मैप लिखा है। मैप इज नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क। मैप जो है वो डायरेक्टली कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, बट इसको भी हम कंसिडर करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में ही। ठीक है, इसको हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में ही कंसिडर करते हैं, बट ये डायरेक्ट कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड नहीं है, इसकी वजह से ये डायरेक्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। मैप भी एक इंटरफेस है, उसके चाइल्ड इंटरफेसेस है सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप एंड इम्प्लीमेंटेशन क्लास है ट्री मैप। जैसे यहाँ पे हैश सेट है, वैसे मैप के भी हैश मैप, लिंक हैश मैप करके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। ठीक है, तो ये पूरी हायरार्ची है आपकी कलेक्शन फ्रेमवर्क की। यहाँ पे हम हर एक पार्ट देखेंगे, कैसे कैसे यूज करना है, क्या क्या उसका बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो कलेक्शन, इटरेबल कलेक्शन, ये तो है। अभी ये लिस्ट, क्यू, सेट, मैप, ये क्या है? सो दीज आर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये हमारे पास दिए गए डेटा स्ट्रक्चर्स है। अभी उन डेटा स्ट्रक्चर्स में डेटा हमें कैसे स्टोर करना है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, कि किस तरीके से डेटा स्टोर करना है। लिस्ट है तो बेसिक लिस्ट, जैसे हम सामान की लिस्ट बनाते, आपके शॉपिंग की लिस्ट बनाते, राइट, वैसे टाइप ऑफ डेटा आपको स्टोर करना है, तो आप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। इट इज नथिंग बट अ लिस्टिंग मेन। जब आपको लिस्टिंग करनी है डेटा की, तब लिस्ट डेटा इंटरफेस आप यूज कर सकते हो, मतलब इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस आप यूज कर सकते हो। अभी हर एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास भी अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे वर्क होता है दैट वी विल सी। नेक्स्ट वन इज क्यू। क्यू क्या है? जैसे हम क्यू में जाते हैं, आपके एप्लीकेशन में भी आपको क्यू यूज करनी है। मतलब क्या होता है क्यू में, जो भी फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट सर्व किया जाता है, राइट। सो वैसे ही क्यू में जब आपको डेटा यूज करना है, डेटा स्टोर करना है, तब हम क्यू इंटरफेस का यूज करते हैं, एज वेल एज डी क्यू इंटरफेस का भी यूज करते हैं। डी क्यू इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे डबल एंडेड क्यू है। ठीक है, अगर क्यू करनी है तो आप प्रायोरिटी क्यू भी कर सकते हो, एरे डी क्यू भी कर सकते हो, लिंक लिस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे डेटा तो स्टोर होते टाइम कॉमन ही आपको दिखेगा सब कुछ, बट इंटरनली डेटा किस तरीके से, किस पर्पस के लिए आप स्टोर कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा। जैसे कि आप कोई मूवी के थिएटर का, मूवी बुकिंग का ये कर रहे हो, जहां पे जो भी फर्स्ट सिलेक्ट करेगा उस सीट्स को, उसी को वो अलोकेट किए जाएंगे, राइट। ऐसे नहीं होता है कि बीच में किसी ने किया और उसको मिल गया, नहीं। जिसने उसको सिलेक्ट किया है उसी को वो बुक करने का हक मिलेगा, राइट, उसी के लिए वो बुक हो जाएगी। सो वो क्यू है, जहां पे आपको क्यू रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जैसे कि बैंक के रिलेटेड ऑपरेशंस है, जिसमें पहली रिक्वेस्ट जो आती है उसी को पहले आपको सर्व करना है, राइट। बैंक में क्यू होती है, मूवी के लिए क्यू होती है, राइट। वैसे ही जब इस तरीके से आपको कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ऐसे कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, तब आप क्यू इंटरफेस का यूज कर सकते हो। क्यू इंटरफेस के जो भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है उसका यूज कर सकते हो। देन थर्ड डेटा स्ट्रक्चर है सेट। मैथ्स में आपने देखा होगा सेट, जहाँ पे इंटरसेक्शन वगैरह पार्ट था, राइट। सो वैसे ही ये सेट है। सेट में हमेशा जो डेटा स्टोर होता है वो यूनिक होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज हम कभी भी सेट में स्टोर नहीं कर सकते। तो आपके एप्लीकेशन की नीड है जहाँ पे आपको डेटा, यूनिक डेटा स्टोर करना है, तब आप सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करो। इसमें भी अलग अलग, फिर से जैसे मैंने बोला, अलग अलग उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है, एंड इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस के हिसाब से फिर से डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको समझ में आएगा। लास्ट है मैप। ठीक है, दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ द कलेक्शन, बट मैप में डेटा जो है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। अगर कोई की है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, right? अभी के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। जब आप आधार कार्ड पैन कार्ड डालते हो तो आपके सारे डिटेल्स गवर्नमेंट को दिख जाते हैं, राइट। सो डेटा जो है वो आपका मैप हो चुका है, किसके
किसके साथ मैप हुआ है? आपके आधार कार्ड के साथ मैप हुआ है। जब आप आधार कार्ड नंबर डालते हो तो बाकी सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं, राइट। सो वैसे ही की जो है आपका वो यूनिक रहेगा, दैट इज योर आधार कार्ड नंबर, राइट। बाकी जो डेटा है, जैसे कि आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स या फिर जो भी डेटा होगा, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, बैंक अकाउंट्स वगैरह, वो सारे मैप हो जाएंगे आपके आधार कार्ड रिलेटेड। सो जब आप आधार कार्ड से एक्सेस करोगे या फिर सर्च करोगे, आपके बाकी डिटेल्स सारे मिल जाएंगे। तो आधार कार्ड इज योर की, एंड वैल्यूज जो है वो आपके अलग अलग रहेंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट, राइट। सो वो हो गया मैप, जहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर आप स्टोर करते हो। डेटा जो है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। इसमें भी ये जो सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप जो है, वो उसके चाइल्ड मैप्स है, इंटरफेसेस है, उसका यूज अलग है। इसमें भी हैश सेट के जैसा ही हैश मैप है, लिंक हैश मैप इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, एंड ट्री मैप है। तो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस के भी अलग अलग पर्पस है। आपको पहले तो आपको डिसाइड करना होता है, जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन से डेटा स्ट्रक्चर की नीड है। आपको डेटा लिस्ट में स्टोर करना है, या क्यू में करना है, या फिर सेट में करना है। दैट मीन्स डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही चाहिए, या फिर की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करना है। तो पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, मतलब सिलेक्ट करना होता है। जब आपका डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इम्प्लीमेंटेशन क्लास कैसे सिलेक्ट करोगे आप? तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अभी डेटा जो है एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट में डेटा स्टोर होता है जैसे एरेज में होता है वैसे ही। सिर्फ कलेक्शन फ्रेमवर्क का मेन एडवांटेज क्या है कि डेटा जो है वो आप कभी भी, मतलब आपको साइज नहीं देनी है। टाइप तो हम वैसे भी देते हैं क्योंकि जेनरिक कलेक्शन ही हम क्रिएट करते हैं, बट साइज जो है आप कभी भी उसको, डायनामिक रहेगी उसकी साइज। आप कभी भी डेटा उसमें ऐड कर सकते हो, कभी भी डेटा उससे रिमूव कर सकते हो। सो कलेक्शन जो है वो ग्रो होते हैं, श्रिंक होते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको फिक्स्ड साइज देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसका है, जिसके लिए हम कलेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। सो एरे लिस्ट है, जैसे नॉर्मल हम एरे में डेटा स्टोर करते हैं वैसे ही एरे लिस्ट में डेटा स्टोर होता है, जिसमें डेटा आपका पूरी तरह से एरे लिस्ट में स्टोर हो रहा है, मतलब एरे के जैसा ही स्टोर हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे साइज नहीं देनी है। तो ये एरे लिस्ट जो है वो ग्रो भी कर सकती है, श्रिंक भी हो सकती है। लिंक्ड लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है, जहां पे डेटा जो है वो नोड्स में स्टोर होता है, एंड वो एक दूसरे को लिंक्ड होते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स मतलब पॉइंटर्स में अभी वो वर्ड नहीं यूज करूंगी यहाँ पे, बट यूजिंग एड्रेसेस। ठीक है। थर्ड इज वेक्टर। वेक्टर जो है वो लीगसी क्लास है। क्या होते हैं लीगसी क्लासेस, वो भी मैं बताऊंगी। तो वेक्टर जो है डेटा जैसे एरे लिस्ट में स्टोर होता है वैसे ही वेक्टर में होता है। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है एरे लिस्ट सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, थ्रेड सेफ नहीं है। वेक्टर जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है, थ्रेड सेफ है। जब भी आपको सिंक्रोनाइजेशन के रिलेटेड डेटा स्टोर करना है, तब आपको सिंक्रोनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो है आपका वेक्टर। लास्ट इज स्टैक। स्टैक इज नथिंग बट, जैसे आप बुक्स एक के ऊपर एक रखते जाते हो, डेटा आपका वैसे ही एक के ऊपर एक रखते जाएगा स्टैक में। ठीक है, ये डायरेक्ट चाइल्ड है आपका वेक्टर का। तो इसमें डेटा जो है वो पहला बुक आपने नीचे रखा, उसके ऊपर दूसरा बुक रखेंगे, राइट। वैसे ही डेटा जो है, जो आप पहले डेटा एंटर करोगे वो आपका नीचे जाएगा, एंड उसके ऊपर न्यू डेटा ऐड होते जाएगा, स्टैकिंग ऑफ द डेटा। तो ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो। क्यू में है प्रायोरिटी क्यू, जिसमें आप प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो। एरे डी क्यू जो है वो एरे ही है, बट विद द डबल एंड, मतलब आप डेटा दोनों एंड से ऐड कर सकते हो, रेयर एंड से भी और फ्रंट एंड से भी। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। सेट में हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, जैसे लिंक लिस्ट है वैसे ही लिंक्ड हैश सेट है। हैश सेट जो है एंड इसमें हैश मैप जो है वो हैशिंग मैकेनिज्म पे वर्क होता है। उसके लिए हैश जनरेट होता है, हैश कोड जनरेट होता है, एंड उसके बेसिस के ऊपर ये दोनों वर्क होते हैं, हैश सेट एंड हैश मैप।
ठीक है। लिंक्ड हैश सेट जो है इसमें भी हैश कोड ही यूज होता है, बट वो लिंक्ड डेटा, लिंक्ड लिस्ट जैसा है वैसे ही लिंक्ड डेटा स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें हम नोड्स जो है लिंक करेंगे यूजिंग एड्रेसेस। ट्री सेट, जैसे ट्री होता है हमारा वैसे ही ट्री सेट एंड ट्री मैप में डेटा जो है आपका स्टोर होगा ट्री जैसे। एक नोड है तो उसके दो ब्रांचेस बनेंगे, एक नोड है तो उसके दो ही ब्रांचेस रहेंगे। सो इस तरीके से ट्री सेट एंड ट्री मैप होते हैं। इन सबको हम प्रैक्टिकली देखेंगे वन बाय वन। मेथड्स जो है, कॉमन मेथड्स सारे कलेक्शन इंटरफेस में ही दिए गए हैं, उन्हीं सारे मेथड्स को हम यूज करेंगे टू क्रिएट ऑल दिस। मेथड सेम है, उसकी वजह से आपको इतना डिफरेंस नहीं लगेगा कि हम वही वही कर रहे हैं ऐसे लगेगा, बट डिफरेंस विल बी इन, मतलब जो इंटरनल जो डेटा स्ट्रक्चर्स है उसमें है। ठीक है, आपको प्रोग्राम करते टाइम कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। प्रोग्राम करते टाइम मेथड्स भी सेम है क्योंकि कलेक्शन इंटरफेस में ही सारे मेथड्स डिफाइंड है। सो उसके आपको एक ही इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेथड्स तो रिपीट हो जाएंगे, कुछ सिर्फ जो मेथड्स है सिर्फ उसी इंटरफेस के रिलेटेड वो सिर्फ चेंज हो गए। मेथड सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, बट इंटरनली डेटा जो स्टोर होता है वो डिपेंडिंग ऑन द डेटा स्ट्रक्चर जो आप यूज कर रहे हो उसके रिलेटेड जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके इसमें ही डेटा स्टोर होता है। तो जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है डेटा स्ट्रक्चर, फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन क्लास डिसाइड करने के बाद ही आप डेटा स्टोर करोगे। ठीक है, मेथड सारे कलेक्शन में दिए हैं, जो कॉमन मेथड्स है जैसे डेटा ऐड करना है, रिमूव करना है, वो सारे कलेक्शन इंटरफेस में दिए हैं। तो सारे मेथड्स हम सेम ही सारे क्या बोलते हैं, सारे प्रोग्राम में मेथड्स तो सेम ही रहेंगे, बट क्लासेस जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है वो डिफरेंट रहेंगे। एंड इंटरनल जो डेटा स्टोर हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से वो अलग रहेगा। सिर्फ या ये ध्यान में रखो, अदरवाइज आपको लगेगा कि मेथड्स तो सेम ही है, क्या डिफरेंस है। इंटरनल स्टोरिंग ऑफ अ डेटा इज डिफरेंट। क्लियर? यहां तक कुछ डाउट है? ठीक है, so we will end our session with this introductory part of the collection framework today, and we will start with the practical part in the next session. Thank you, everyone. Bye. You may leave.